सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। पंजाबी रेडियो और पंजाबी टीवी यूएसए देख और सुन रहे सभी साथियों का स्वागत है इस समय के विशेष प्रोग्राम बियॉन्ड द हेडलाइंस विद मनदीप पूनिया में। इस प्रोग्राम में सीनियर पत्रकार मनदीप पूनिया जी का साथ होता है और देश विदेश के साथ जुड़ी हुई अहम खबरों पर होती है बातचीत। सबसे पहले करते हैं पूनिया जी का स्वागत। बहुत बहुत स्वागत है पूनिया जी। जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। रुक करें खबरों का तो सबसे पहले बात ईरान, अमेरिका, इज़राइल के बीच की खींचातानी की। आज अमेरिका का दावा है कि उन्होंने ईरान के ऊपर 15,000 ठिकानों पर हमले किए हैं और उधर रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ भी कह रहे हैं कि आज सबसे ज़्यादा हवाई हमले होंगे। ईरान का जो सैन्य क्षमता है ईरान की, उसको ख़त्म कर दिया गया है और बाकी की रहती को भी ख़त्म कर दिया जाएगा। कैसे देखें इतने दिनों की इस छिड़ी हुई जंग को? किस तरफ जाएगी बात आने वाले दिनों में? देखिए, आज अमेरिकी डिफेंस मिनिस्टर पीट हेग्सेथ ने ये दावा किया है कि उन्होंने और इज़राइल ने मिलकर तकरीबन 15,000 से ज़्यादा हवाई हमले ईरान के ऊपर किए हैं। उन्होंने कहा कि जो ये हमारा ऑपरेशन है पिक फ्यूरी, ये अभी भी जारी है और हम ईरान की जो मिलिट्री पावर है, उसको बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देंगे। वो वर्जीनिया के आर्लिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित कर रहे थे और इसी बीच उन्होंने ईरान की राजधानी तेहरान के ऊपर सबसे ज़्यादा हमले किए जाने की बात की और उन्होंने ये दावा किया कि आज सबसे ज़्यादा हम हवाई हमले करेंगे। इस बीच एक खबर ये भी आई कि जो वेस्ट इराक में अमेरिकी एयरफोर्स का KC-135 जो कि बेसिकली रिफ्यूलिंग प्लेन होता है, वो भी क्रैश हो गया, जिसके कारण 6 सैनिकों की डेथ हुई है, अमेरिकी सैनिकों की। तो ये एक खबर थी। बाकी अमेरिका की तरफ से या फिर कहें कि अमेरिकी जो प्रो अमेरिका मीडिया है, उ उनमें कई जगह ये दावा किया गया कि ईरान के जो अभी नए सुप्रीम लीडर बने हैं, मुज्तबा खामेनेई, वो गंभीर तौर पर घायल हुए हैं और उनका एक पैर काटना पड़ेगा और वो अभी कोमा में हैं। इस किस्म का दावा किया गया। जो रिपोर्ट है उसको लेकर मतलब जो ईरान की तरफ का जो मीडिया है वो लगातार उसको खारिज कर रहा है। देखिए, अमेरिकी सेंट्रल कमांड लगातार ईरानी मिसाइल लॉन्चर हैं उनके ऊपर हमले कर रही है, उनकी तस्वीरें भी डाल रही है और ईरान जो है वो भी इज़राइल पर जो मिसाइल लॉन्च कर रहे हैं उसकी वीडियोज़ डाल रहे हैं, तो ईरान लगातार बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल कर रहा है। ओमान में एक ड्रोन हमला हुआ था, उसमें 2 भारतीयों की मौत होने की भी खबर है, वो भी एक बड़ी घटना है। जो पूर्व अमेरिकी NSA हैं, जो कि जॉन बोल्टन बेसिकली हमको पता है कि जो पहले वाले जो राष्ट्रपति होते थे, उनके साथ जो बाइडेन के साथ उनकी ठीक मानी जाती थी। जॉन बोल्टन ने डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर तंज कसा है, उन्होंने उनकी रणनीतिक आलोचना की है और ये कहा है कि जो ट्रंप है, वो ईरान को वेनेजुएला समझ बैठे। तो ये ट्रंप का भी एक हल्का-सा क्रिटिसिज़्म जो उनके अपोज़िशन के जो लोग हैं वो कर रहे हैं। हेgseth कह रहे हैं कि आज जो हमले होंगे वो ईरान जिस किस्म से मिसाइलें छोड़ रहा है और जो रॉकेट लॉन्चर हैं, मिसाइल लॉन्चर हैं उनको ज़्यादा टारगेट रहेगा और सबसे ज़्यादा मतलब हमले होंगे। इराक ने सोमवार तक अपना जो एयर स्पेस है वो बंद कर दिया है। जर्मनी भी कह रहा है कि ईरान की जंग जो ईरान और इज़राइल की जो जंग चल रही है इसमें हम किसी का हिस्सा नहीं बनेंगे। मतलब यूरोप वेट एंड वॉच की स्थिति में फ्रांस, जर्मनी ये सब बड़ी वेट एंड वॉच और बड़ा ऐसे डिप्लोमेटिक से बयान ये लोग दे रहे हैं। तो अब एक खबर ये भी है कि ईरान में जो 170 भारतीय फंसे हैं उनको जमीन के रास्ते से अर्मीनिया से निकाला जा रहा है और वो वहां पर पहुंचे हैं। तो ये भी एक खबर है कि मतलब जो पैनिक है वो दिख रहा है कि ईरान का एयर स्पेस तो बंद है, तो फिर वो अर्मीनिया के रास्ते लगभग लोग जो है पैदल ही या फिर जमीन के रास्ते से वहां से वो निकल कर वापसी करेंगे। गुरप्रीत, मेरे को जी, लगता है कि आपकी इससे आवाज इससे जी, जी, इससे आगे बढ़ें तो बात अभी भारत की करते हैं। भारत भी इस जंग से बचा हुआ नहीं नज़र आ रहा।
पंजाब में आज देखा गया है सिलेंडर उठाकर भागते हुए लोगों को, भोपाल में भी गैस एजेंसियों के बाहर लंबी-लंबी कतारें हैं। और भारत सरकार की माने तो कुछ बात और है, अगर लोगों में पैनिक की स्थिति को देखें तो ऐसे लगता है कि बात तो बहुत ज़्यादा गंभीर है। किसकी माने, कैसे माने? क्योंकि जब एजेंसीज़ पर मीडिया जाकर बात भी कर रहा है, वो कुछ जगह पर तो बोल रहे हैं कि नहीं, आम तौर पर जितनी हमें प्रोवाइड होता है जितने सिलेंडर उतने ही हो रहे हैं। हमारे यहाँ आने की डिमांड की दिक्कत ज़्यादा है, सप्लाई की कोई दिक्कत नहीं है। अभी प्रॉब्लम कहाँ पर है, सप्लाई में या फिर डिमांड में? देखिए, आज मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें पंजाब के लुधियाना शहर में जो लोग थे, वो सिलेंडर लेकर भाग रहे थे। तो वो बड़ा एकदम विचलित करने वाला था। भोपाल की मैंने वीडियो देखी, वो लंबी लाइनें कतारों में लगी हुई थी। मुझे लगता है गुरप्रीत, देखो, जो थोड़ी बात सरकार की भी सही है कि जो डोमेस्टिक सिलेंडर्स के लिए जो हलचल दिखाई दे रही है, उसमें वो पैनिक एक बड़ा मामला है। लोग डर रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ अगर महीने ना खुली तो फिर हमारा क्या होगा? इसी वजह से जो इंडक्शन की बाइंग है, वो भी बहुत एग्रेसिवली बढ़ रही है। वो हम देख रहे हैं कि फ्लिपकार्ट, अमेज़न, वहाँ पर इंडक्शन चूल्हे हैं, वो आउट ऑफ स्टॉक होते जा रहे हैं। अ, सबसे लेकिन एक जगह किल्लत रियल है, वो है कमर्शियल सिलेंडर्स में। हुँ, कमर्शियल सिलेंडर जो कि ₹2000 का था, वो आज के समय में ब्लैक में ₹5000 का बिक रहा है। 50% इंडियन जो रेस्टोरेंट्स हैं, वो बंद होने की कगार पर हैं। तो जो रियल किल्लत है, वो कमर्शियल जो एलपीजी है, उसमें दिख रही है। डोमेस्टिक में मतलब जो सरकार कह रही है कि भई पहले सिर्फ 55 लाख सिलेंडर बुक होते थे और अब हर रोज़ 75 लाख सिलेंडर बुक हो रहे हैं, तो 20 लाख का जो ये अंतर है, ये पैनिक दिखा रहा है, अगर सरकार के आंकड़े को हम सही मान लें तो। हुँ। तो ये है, मुझे अलग-अलग आज इसके खिलाफ रेजिस्टेंस भी देखने को मिला। बात करें राजस्थान में तो गैस सप्लाई ठप होने के कारण सिलेंडर की शव यात्रा आज अपोजिशन पार्टियों ने निकाली। सरकार ये भी दावा कर रही है कि भई पेट्रोल डीज़ल की कमी नहीं है। हालाँकि पेट्रोल डीज़ल को लेकर बहुत लंबी-लंबी कतारें हम पेट्रोल पंप्स पे देख रहे हैं। मेरे गाँव में भी आज मैं बात कर रहा था, तो मेरे दोस्त जो खेती-बाड़ी करते हैं, उनसे मैं पूछ रहा था कि कहाँ जा रहे हैं? तो वो बोले कि हम तो टैंकियाँ ले लेके पेट्रोल पंप्स पे जा रहे हैं और हज़ार-हज़ार लीटर डीज़ल लेके आ रहे हैं। मैंने कहा कितना डीज़ल आप स्टोर करके क्या करेंगे? कह रहे हैं कि अरे ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है, इसके बाद तो डीज़ल महँगा हो जाएगा, इसलिए पहले ही लेके रख लेते हैं, ताकि अब गेहूँ की फसल की कटाई के बाद खरीफ की बुआई भी तो करनी है और हुँ, खर्चे तो हमारे खड़े ही हैं, और अगर डीज़ल मिलना बंद हो गया तो फिर क्या करेंगे? तो किसान भी अपने किस्म से अपना इंतज़ाम करा, लोग इंतज़ाम कर रहे हैं, लोग जो ₹100 का पेट्रोल अपनी बाइक में डलवाते थे, आजकल वो टैंकी फुल करवा के घूम रहे हैं। तो दिख रहा है, और मतलब पेट्रोल पंप्स पे लंबी कतारें भी दिख रही हैं। ये एक मेरे को लग रहा है कि पैनिक तो लोगों में है और लोग इसको समझ भी रहे हैं। पैनिक कमर्शियल एलपीजी से शुरू हुआ था, क्योंकि रेस्टोरेंट बंद हुए, ऑर्डर लेने स्विगी ने, ज़ोमैटो ने बंद कर दिया, तो लोगों को लगा कि हमारे घरों के ऊपर भी इसकी आँच आएगी, और इस वजह से ये दिख रहा है हमें। हुँ, जी, बिल्कुल, बिल्कुल ऐसी ही स्थिति है और स्थिति वैसे भी बहुत ज़्यादा गंभीर नज़र आ रही है, क्योंकि अब जब सारे देशों को रूस से तेल खरीदने की इजाज़त दे दी गई है, तो लगता तो है कि गड़बड़ उतले ऊपर ऊपर के स्तर पर बहुत ज़्यादा है। देखिए, ईरान की आप अगर धमकी देखें, तो ईरान ने कहा था कि क्रूड ऑयल $200 तक पहुँच जाएगा, क्योंकि हमने आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को हम चलने नहीं देंगे। अमेरिका को 30 दिनों तक जो उनके बिज़नेस अलायंस पार्टनर हैं, उनको छूट दें कि आप भई रूसी तेल खरीद लें, नहीं तो जो क्रूड ऑयल है वो बढ़ेगा। अभी भी अगर बात करें, क्रूड ऑयल में भी लगातार 15 से 20% की बढ़ोतरी है। $100 के पार क्रूड ऑयल चढ़ गया है। 89 डॉलर के आसपास होता था, अब $100 के पार चला गया, तो दिख रहा है कि असर क्रूड ऑयल पर है। और मतलब मार्केट में वो दिख भी रहा है, सेंसेक्स, निफ्टी, इंडिया का जो बाज़ार है, वो उ उस उसमें भी आज टूट देखने को मिली है। सोना, चांदी सब में गिरावट है। तो एक मार्केट में भी पैनिक है, और उसमें जो क्रूड ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं, उससे दिख भी रहा है। और जो एक धमकी थी ईरान की, उसको लोग शुरू में, शायद लोग वेनेजुएला टाइप मामला होता तो सीरियस ना लेते, लेकिन अब लोग उसको सीरियस ले रहे हैं। खैर, जो अमेरिकी ट्रेज़री डिपार्टमेंट है, यानी कि फ़िनांस मिनिस्ट्री के अंडर जो आता है, उन्होंने एक लाइसेंस जारी किया। उन्होंने कहा कि भई आप रूस से 1 महीने के लिए 11 अप्रैल तक आप जो है तेल की खरीद कर सकते हैं, और इसमें ट्रेज़री सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट है, उन्होंने तो मतलब पूरा ट्वीट करके और पूरा बात अपनी बात सोशल मीडिया पे लिखी है।
हॉर्मुज़ रूट पे सप्लाई ठप है, इसलिए अब अमेरिका को अपना मन बदलना ही पड़ना था। तो रशियन ऑयल की अब क्योंकि अगर हॉर्मुज़ रूट की सप्लाई ठप है तो फिर भाई दूसरे रूटों से लेके आएँगे तो वो $200 तक तो पहुँचना ही था, जो क्रूड ऑयल था। ख़ैर, अभी यही है कि साल 2022 के आसपास अमेरिका ने रूस के जो तेल के ऊपर रोक लगाई थी जब वो रूस-यूक्रेन युद्ध चला था उस समय। वो ये उन्होंने कहा था कि यूक्रेन के ऊपर रसिया हमला कर रहा, हम इसकी फंडिंग ही रोक देंगे, इसलिए हम तेल के ऊपर आर्थिक पाबंदी जैसा कुछ मामला था। ख़ैर, अभी जो क्रूड ऑयल है वो तकरीबन $101 के पार है, तो वो भी एक है। 14 दिनों के अंदर ये कीमती 89 से 101 तक गई हैं, तो वो दिख रहा है कि मार्केट में पैनिक है। जी, बिल्कुल, पैनिक तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन भारत के स्टैंड को लेकर बहुत लोग टिप्पणियाँ कर रहे हैं। ये ऐसे बहुत कम देखने को मिलता है कि देश की विरोधी धिर है, जो विरोधी पक्ष है, वो एक साइड है और देश की सत्ता में जो पार्टी है, वो एक साइड है, लोग एक साइड हैं। अभी किसकी मानें, किसको ठीक समझें, वैसे तो हमेशा से ही भारत की ये जो स्थिति है, भारत का स्टैंड है, वो निष्पक्ष रहता है, किसी भी साइड झुकते नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ों में आपको गलत को गलत और सही को सही कहना पड़ता है। अमेरिका के हमलों पर चुप्पी साधा है साधे बैठा है भारत, लेकिन उधर खाड़ी के देशों के साथ दुःख भी साझा कर रहा है। हाँ, ये बड़ा आपको अजीब लगेगा कि खाड़ी के जो देश हैं, उनके साथ बातचीत नरेंद्र मोदी ने की है और इसको मीडिया में भी उन्होंने प्रचार करवाया कि भई मैं बात कर रहा हूँ। उसका रीज़न यही है कि इस युद्ध के बाद नरेंद्र मोदी की किरकिरी आप इंस्टाग्राम देखिए, फेसबुक, ट्विटर हर जगह बहुत ज़्यादा हुई है। ख़ैर भारत की जो स्थिति है वो बड़ी अजीब है, वो दोनों जगह फँसा हुआ है। एक तरफ तो जो अमेरिका के साथ जो उन्होंने डील की उसको हिस्टोरिकल डील कह रहे हैं। दूसरी तरफ मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ के कारण जो स्थिति बनी हुई है, वो भी दिख ही रही है। इसी वजह से जो एस जयशंकर हैं, वो लगातार ईरानी विदेश मंत्री से बात कर रहे हैं। 3 बार उन लोगों की आपस में बात हुई है, लेकिन ईरान भी भारत को लेकर कोई नरम रुख नहीं अपना रहा है। इसके अलावा बात करें तो मतलब श्रीलंका हालाँकि इस मामले में बड़ा बैलेंस दिखा रहा है। श्रीलंका ने फैसला लिया है कि जो 84 ईरानी नाविक थे जो कि श्रीलंका के पास मारे गए थे, उनके शव वो तेहरान को सौंपने का उन्होंने फैसला लिया है। तो ये दिखता है कि श्रीलंका जो कि एक छोटा मुल्क है, वो अमेरिकी प्रेशर से निकल के एक न्यूट्रल फैसला लेने की कोशिश कर रहा है। भई ठीक है कि युद्ध चल रहा है, उसमें ईरान के जो नाविक हैं, वो मारे गए। नेवी के जो सैनिक थे, वो मारे गए। उनकी डेड बॉडीज़ अंतिम संस्कार के लिए, अंतिम उनके राइट्स के लिए लास्ट राइट्स के लिए ईरान पहुँचाई जाए, तो ये एक बड़ा स्टैंड है, लेकिन भारत ऐसा नहीं कर पा रहा है। तो भारत में की जो कूटनीति है, डिप्लोमेसी उसमें हमें डुअलिटी दिख रही है, उसमें असंतुलन दिख रहा है, इम्बैलेंस दिख रहा है, तो उसका असर मतलब भारत में आप हम तो सिर्फ अभी एलपीजी के बारे में बात कर रहे हैं ना, हम तो पेट्रोल बिल्कुल। डीज़ल के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर संकट छिड़ा है। इवन जो जेनेरिक मेडिसिन है, वो भी उनके दाम भी बढ़ सकते हैं। दवाइयों के दाम 30 से 40% बढ़ सकते हैं इस रूट के कारण। वो जी। आपको और हमको पता है। ठीक है? तो इस जंग का असर खाली ये नहीं है कि भई एलपीजी में हो जाएगा, आप इंडक्शन खरीद लेंगे, आप ट्रेडिशनल चूल्हा जला लेंगे, आपका काम चल जाएगा, नहीं। मेडिसिन्स तक ये जो युद्ध है वो भारत को प्रभावित करेगा, इसलिए वो जो डिप्लोमेसी में जो इनकी डुअलिटी है, उसके कारण नुकसान हो सकता है। ईरान के साथ भारत के संबंध पहले हमको पता है कि बहुत ठीक रहे थे, लेकिन अब इन्होंने बिगाड़े हैं, तो उसके नुकसान तो हमें आगे देखने को मिलेंगे। जी, और इससे अगर आगे बढ़ें तो बात संभल की करते हैं, वहाँ पर करोड़ों के जुर्माने हुए हैं और ये जुर्माने इमामों को हुए हैं। इमाम जो होते हैं उनको तकरीबन 7 करोड़ रुपए के जुर्माने। इसका क्या कारण है? देखिए बड़ा अजीब है कि संभल में मस्जिद और मज़ार हटाने का आदेश दिया गया है और उसमें कुछ घर भी शामिल हैं जिनको हटाने की बात कही जा रही है और रेवेन्यू कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है और रेवेन्यू कोर्ट ने ये भी कहा कि 7 करोड़ रुपए का जुर्माना मिलेगा। अब ये मामला एक गाँव का संभल के और सैफ खान सराय गाँव है, उसकी एक मस्जिद है। अब गाँव में 7 करोड़ रुपए की कौन-सी ज़मीन होती है? पहले तो यही एक मामला और जो ज़मीन है अगर वो मैं आपको बता दूँ कि कितनी है वो 0.13 हेक्टेयर ज़मीन है।
मतलब आप 0.13 हेक्टेयर में अगर मैं आपको बताना हो पैमाने में तो 200-300 400 200-300 गज जगह है। अब 200-300 गज जगह को के लिए 7 करोड़ का जुर्माना कहाँ तक जायज़ है? तो वो दिखता है। अदालत ने हालाँकि जो दावा है वक्फ बोर्ड का वो खारिज कर दिया कि ज़मीन वक्फ बोर्ड की है, तो ये बड़ा अजीब फैसला है। अब गाँव में मुझे तो 200-300 गज़ किसी भी गाँव में मतलब किसी रूरल गाँव में खासकर संभल शहर में नहीं होगी 200 गज़ जगह 7 करोड़ की, तो जी। उसके गाँव में तो क्या ही होगी। तो ये बड़ा अजीब फैसला है। आप देख समझ ही सकते हैं कि ये फैसला किस लिए लिया गया होगा। जी, हैरान भी करता है ये मामला। आगे बढ़े तो जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बिना कारण बताए जामिया मस्जिद बंद कर दी है। हाँ, जम्मू कश्मीर में ये 2019 के बाद ये कह सकते हैं कि 7वें साल लगातार हो रहा है और इसमें श्रीनगर के पुराने शहर में जामिया मस्जिद है ये। वो 14वीं शताब्दी की यानी के आसपास की ये जो मस्जिद है। अब इस पूरे मामले को लेकर मतलब अगर बात करें कि अ, इज़राइल से तुलना भारत की वहाँ के जो मीरवाइज़ हैं उन्होंने की है। मीरवाइज़ ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे लिखा कि जिस तरह इज़राइल ने रमज़ान के दौरान मस्जिद अल-अक़सा के दरवाज़े ज़बरन बंद कर दिए हैं, उसी तरह की एक दर्दनाक हकीकत यहाँ भी देखने को मिल रही है। हमारे दिल रो रहे हैं, उन लोगों पर शर्म आती है जो अल्लाह के घरों को उसके बंदों के लिए बंद कर देते हैं। तो ये एक बात है। 7वाँ साल है और लगातार 7वें साल जो श्रीनगर में जो जामा मस्जिद है जामिया मस्जिद है, वो बंद रहेगी और वहाँ के जो मुख्य धार्मिक नेता मीरवाइज़ उमर फारूक, वो लगातार इसको लेकर प्रशासन के खिलाफ हमलावर हैं। उन्होंने निंदा भी की और ये कहा है कि कोई ठोस वजह भी सरकार नहीं दे रही है। ये एक मामला है। मीरवाइज़ लगातार इसी मतलब पिछले साल भी हमने इस बारे में बात की थी अपने बुलेटिन में। साल हो रहा है इसी खबर को हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं और मैं तो मतलब बात करूँ कि मैं कश्मीर को कवर करता रहा हूँ, तो मैं तो अब 7 साल हो गए हैं 2019 और कहाँ हम 2026 में बात कर रहे हैं। लगातार ऐसी घटनाओं के ज़िक्र कर रहे हैं कि उनको उनके जो रिलीजियस प्लेस हैं, उनमें जो उनके रिलीजियस महीने हैं या उनके जो रिचुअल्स हैं, उनको ही नहीं करने दिया जा रहा। तो ख़ैर मैं तस्वीर देख रहा था आज श्रीनगर में जो हिस्टोरिकल जामिया मस्जिद है, उसके बाहर आर्मी तैनात थी। डरावने हेलमेट और वो सारा उनकी वर्दियाँ-वर्दियाँ बिल्कुल एकदम लैस आपको दिखेगा और वहाँ पर एक एक पत्ता भी उस रोड के ऊपर नहीं था। एक एक जानवर भी, एक चिड़िया भी उस फ़ोटो में नहीं दिख रही थी। तो दिख रहा था कि सरकार ने ना सिर्फ़ बंदों के लिए बल्कि ये दिख रहा है कि वहाँ तो जानवरों को और परिंदों को भी नहीं वो फटकने दे रहे। जी। और इससे आगे अगर बढ़ें तो उधर राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को हॉर्स ट्रेडिंग का बहुत डर है। उड़ीसा में भी विधायकों को इधर-उधर भेजा जा रहा है। हरियाणा की कल भी बात की थी, लंच कहीं, डिनर कहीं और साथ में कपड़े अलग से लाने की बात की जा रही है कि लंबाई अंदर रखेंगे शायद। 16 मार्च को विधानसभा इस राज्यसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और उसको लेकर कांग्रेस बाड़ेबंदी इसको बोलते हैं और वो बाड़ेबंदी इसलिए कर रही है उसको डर है हॉर्स ट्रेडिंग का मतलब खरीद-फरोख्त का। तो बीजेपी और अमित शाह के पास ऐसे मंत्र हैं कि वो कांग्रेस के विधायकों को लेकर उड़ जाते हैं। मतलब एक 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 हिसाब से नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं, वो जैसे हनुमान पहाड़ लेकर आए थे ऐसे ही नरेंद्र मोदी के लिए अमित शाह कांग्रेस के एमएलएज़ को अपनी हथेली पे रख के ले आते हैं। पता नहीं वो कौन-सा मंत्र सुगाते हैं, क्या पता सीबीआई, ईडी कोई तो डर दिखाते ही होंगे, कुछ तो बात होगी। प्यार हुँ, से, मार से, पता नहीं कौन-सा वो फ़ॉर्मूला अपनाते होंगे। तो वो एक डर है और वो बहुत सारे राज्यों में हम पहले जो राज्यसभा के चुनाव हुए हैं, उनमें देख चुके हैं कि कैसे कांग्रेस के पूरे विधायक होते हुए भी वो राज्यसभा सीट हार जाते हैं और बीजेपी जीत जाती है। तो वही हॉर्स ट्रेडिंग का डर हरियाणा में है। हरियाणा में कांग्रेस के पास 37 विधायक हैं, उनको अपने एक कैंडिडेट को जिताने के लिए 31 विधायकों की वोट की ज़रूरत है, तो 7 वोटें उनके पास एक्स्ट्रा हैं, फिर भी उनको डर है कि वो बीजेपी वाले उनको खरीद लेंगे, इसलिए वो लंच चंडीगढ़ में, डिनर हिमाचल में। हरियाणा के एमएलएज़ को तो ये बोला गया कि आप 5 जोड़ी कपड़े लेके आइए, तो वो हुँ, समझ में ही आ रहा है और वो मैं तो विजुअल्स देख रहा था जो कांग्रेस अपने एमएलएज़ को जो वो लोग समझेंगे कि फ़ोर्स की जो पहले टेम्पो ट्रैवलर नहीं आती थी, उसी की एक थोड़ी-सी लग्ज़री बस आ गई है आजकल अरबानिया। जी। 2-3 अरबानिया
वैन्स में पैक करके कांग्रेस अपने विधायकों को हिमाचल ले जा रही थी। पीछे उनके ब्लैक स्कॉर्पियोज़ थी और सामान की अलग से गाड़ी थी। तो दिख रहा था कि हाँ, 3 दिन के लिए तो अब इनको ज़बरदस्ती इनकी छुट्टी करवा दी है और मतलब 5 जोड़ी कपड़े तो क्या वो विधायक साहब और तो ये बताया जा रहा है कि होटल के बाहर ही उनके फ़ोन वगैरह भी ले लिए जाएँगे ताकि फ़ोन पे भी वो कोई ऐसा काम ना कर सकें। ये मेरे बड़ी दिलचस्पी रहती है कि जो ये बाड़ेबंदी होती है 2-2 3-3 दिन की, 4 दिन की, उसमें ये विधायक लोग करते क्या? फ़ोन भी इनके पास नहीं होता है। तो जी। शायद ये चेस खेलते होंगे, मेरी दिलचस्पी होती है या फिर ये अंदाज़ा लगा रहे होते होंगे कि शायद अगर हम गलती से बाहर रह जाते तो हमारा कितना मूल्य पड़ना था, कितना रेट लगना था। और हुँ। एक आध जो चालाक होता है, जो बाहर ही सेटिंग करके आ जाता है, वो मन ही मन हँस रहा होता है, बेटा बंद रख लो, मैंने तो पैसे ले लिए हैं, वोट तो मैं अब तुम्हारे खिलाफ ही डालूँगा। तो बड़ा ये अजीब ही मामला है कि जनता जिनको चुन के भेजती है, उनको मुर्गों की तरह, घोड़ों की तरह उनकी बाड़ेबंदी करनी पड़ती है, उनको रखना पड़ता है, कहीं वो जनता के वोटों को कहीं और ना बेच दें। ये भी त्रासदी है इस देश की, ये भी एक तस्वीर है इस देश की जहाँ पर ऐसे लोगों जनता के चुने हुए जो लोग हैं, उनको ही बचा-बचा के रखना पड़ता है क्योंकि वो जो लोग चुने गए हैं, वो खुद से ही उनमें से बहुत सारे लोग इतने लालची हैं कि वो परवाह नहीं करते। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मनी को, पैसे को तरजीह देते हैं। कुछ लोग अपने जो स्वार्थ है उनके पर्सनल, उसके लिए ऐसी चीज़ें करते हैं। तो आगे बढ़ें तो ये सड़क मुसलमानों के लिए नहीं है, ये लिखने वाली जो लड़कियाँ थी उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। हाँ, तकरीबन 1 सप्ताह पहले हमने अपने बुलेटिन में ये खबर सुनाई थी कि दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे के ऊपर कुछ महिलाएँ ये लिखते हुए नज़र आ रही थी कि सड़क मुसलमानों के लिए नहीं है और मुसलमानों को गालियाँ भी दे रही थी। उनको आज गिरफ्तार किया गया है। यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया 2 महिलाओं को, दोनों उत्तराखंड की हैं, मतलब दूसरे राज्य की हैं और उन दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। लेकिन जो उनसे जुड़े हुए ललित शर्मा एक व्यक्ति बाहर आए हैं, वो कह रहे हैं कि वो हिंदू रक्षा दल के अपने आप को प्रदेश अध्यक्ष बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कोई नहीं, इन लड़कियों का के गार्जियन हम ही हैं और हम इनकी 1 दिन के अंदर आज शाम तक इनकी बेल करवा लेंगे, ये बात उन्होंने कही है। लड़कियों ने भी ये कहा है कि हम सनातन के लिए 10 बार जेल जाएँगे, 1 बार क्या 10 बार जेल जाएँगे, हमने कोई गलत काम नहीं किया। अब इन लड़कियों की जो ब्रेन वॉश है, वो किस लेवल का हो रखा है कि वो अपनी गलती नहीं समझ पा रही हैं कि वो उन्होंने गलती क्या की है। एक पब्लिक प्रॉपर्टी पे आप एक पूरे धर्म के खिलाफ इतने गंभीर जो नारे हैं वो लिख रहे हैं। इनको हीरो हिंदुत्व ग्रुप के लोग हैं, ये जेल गए, इनको हीरो बनाया जा रहा है, वो भी हम देख ही रहे हैं। और जी। लड़कियाँ उस समय वहाँ पर बहुत सारी महिलाएँ मौजूद थी, सिर्फ़ 2 की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस से जब इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं-नहीं हम वीडियोज़ के आधार पे चेक कर रहे हैं और लोगों को भी गिरफ्तार करेंगे। और ये मामला तो ये भी है कि ठीक है, ये महिलाएँ थी, लेकिन इन महिलाओं का के गार्जियन जो बने घूम रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हम इनकी शाम तक बेल करवा लेंगे, इन इन सनातन के लिए जेल जा रही हैं, उनका क्या करोगे? ब्रेन वॉश तो वो कर रहे हैं, ये तो सिर्फ़ क्या बोले कि प्रोपेगेंडा का शिकार हैं। वो जो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, उनका क्या करेंगे? तो ये बड़ा बड़ा खतरनाक है और बड़ा खराब है। हिंदू रक्षा दल लगातार ऐसे घटिया-घटिया इश्यू उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में गाज़ियाबाद, नोएडा इधर उठा रहा है और बड़े घटिया किस्म के प्रोपेगेंडा, सस्ते किस्म के प्रोपेगेंडा वो कर रहा है। हुँ, जी, बिल्कुल। और अगली बात करें, कल आपने ये खबर सुनाई थी कि सिद्धू मूसेवाला केस में 2 लोगों को ज़मानत दी है कोर्ट ने और आज मानसा में सिद्धू मूसेवाला के पिता मौजूद थे और उन्होंने इस सारी फैसले पर टिप्पणी करने से मना किया है, कहा नहीं करेंगे इस पे टिप्पणी, वैसे गैंगस्टरवाद पर उन्होंने टिप्पणी की है। देखिए अब इसमें ये बड़ा अजीब है कि कल सुप्रीम कोर्ट से 2 जो नामज़द आरोपी थे, पवन बिश्नोई और जगतार सिंह, उनको ज़मानत मिली है। उसको लेकर कल भी हम बात कर रहे थे और आज उनके पिता की टिप्पणी आई है। उन्होंने कहा कि वो इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करेंगे। लेकिन बलकौर सिंह ने कहा है कि मूसेवाला हत्याकांड के बाद कुछ आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्तार से बाहर हैं की गिरफ्त से बाहर हैं और अभी भी वो बेखौफ होकर घूम रहे हैं। इसके अलावा अब स्थिति बलकौर सिंह ने ये भी कहा कि स्थिति ऐसी हो गई है कि अनमोल बिश्नोई के वकील ने कोर्ट में याचिका दायर की है कि पुलिस उनके मुवक्किल को मूसेवाला हत्याकांड में पूछताछ के लिए अपनी हिरासत में ले क्योंकि वह तिहाड़ जेल में बंद है। तो ये बड़ा मतलब बेखौफ है
तो इसको तो यही बोलेंगे कि गैंगस्टर ही खुद बोल रहे हैं कि भाई पुलिस डिटेंशन में ले ताकि पूछताछ कर सके, ये कर सके। तो ये बड़ा बेवकूफ का तो उनका जो आरोप है वो सही है, पंजाब में जिस किस्म की वारदात हम देख रहे हैं। अ, केस के बारे में देखिए, हाई कोर्ट से तो उनकी जमानत याचिका थी वो खारिज हो गई, सुप्रीम कोर्ट से उनको जमानत मिली है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं अभी। अभी तो ख़ैर इनके मूसेवाला के सुनवाई होने जा रही है 19 मार्च को, उसमें देखेंगे कि उसके बाद बलकौर सिंह की सुनवाई के बाद केस किस किस्म से चलता है। मानसा की ट्रायल कोर्ट में जो ये केस है, ये सुनवाई तक पहुँचा हुआ है। हुँ, जी। और इससे आगे बढ़ें तो उधर हरियाणा में बादशाह की गिरफ्तारी के आदेश वुमेन कमीशन ने किए हैं, क्योंकि बादशाह को शायद टाइम दिया था कि पेश हों, लेकिन पेश नहीं हुए। हाँ, हरियाणा के जो महिला आयोग है उन्होंने जो रैपर हैं बादशाह उनको गिरफ्तार करने के आज आदेश दिए हैं। बुधवार को शुक्रवार को आज उनको पेश होना था पानीपत में, उनको सम्मन दिया गया था लेकिन वो पेश नहीं हुए। बादशाह ने ये कहा कि किसी प्रोफ़ेशनल कमिटमेंट की वज़ह से वो आज नहीं आ पाए हैं। आगे उन्होंने जो वुमेन कमीशन है उनसे आगे का टाइम माँगा है। लेकिन इसके ऊपर जो अध्यक्ष हैं रेणु भाटिया वो नाराज़ दिखीं। उन्होंने कहा है कि पंचकुला और पानीपत के जो एसपी हैं उनको उन्होंने कहा है कि भई बादशाह की गिरफ्तारी की जाए, पासपोर्ट जब्ती के निर्देश उनको दिए हैं और ये भी कहा है कि महिलाओं और बेटियों को बचाने के लिए अब आयोग लठ मारने आगे आया है। तो मतलब जो एग्रेसिव रोल है वो दिख रहा है। बादशाह भी समय इसलिए ले रहे हैं कि मेरे को लगता है कि वो बीजेपी के साथ कोई सेटिंग बैठाने की कोशिश कर रहे हैं कि यार मेरे को निकाल दो, मैं तुम लोगों के लिए 10-5 जगह तुम्हारा प्रचार कर दूँगा। तो वो सेटिंगबाज़ी चल रही है और सरकार को भी मौका मिला हुआ है, कितना बड़ा चेहरा है, अब इसको रगड़ देते हैं। गलती बादशाह की है, बिल्कुल उन्होंने बहुत विवादित जो बोल थे वो देखने को मिले हैं। मैं तो एक पंजाबी जो कॉमेडियन है, स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं उनकी एक कॉमेडी वीडियो देख रहा था। उन्होंने कॉमेडी पुरानी वीडियो है लेकिन अब शेयर की जा रही है। उन्होंने कहा कि बादशाह क्या लिखता है? तो एकदम को हुँ, ऑडियंस हँसने लगती है। तो फिर कहता है कि नहीं, मैं ये कह रहा हूँ वो लिखता कितना खराब है। उसके बाद उन्होंने समझाया कि कैसे उसके मतलब बोल होते हैं वो बिल्कुल एकदम मर्दों को भी मोलेस्ट कर देते हैं, लड़कियों को तो छोड़ ही दीजिए। तो इसमें तो बिल्कुल जो स्कूली बच्चियाँ हैं वो विजुअलाइज़ेशन उसमें दिखी है। उसमें मतलब इवन इससे पहले जो पंजाबी सिंगर थे गुरु रंधावा उनके वीडियो में भी वो दिखा। तो ये बड़ा घटिया है। ठीक है कि आपको ऐसे गाने हैं जिनमें वुमेन को आप ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हो, पर कम से कम आप अंडर एज लड़कियों को तो छोड़ दो, आप 18 साल से कम उम्र की लड़कियों को तो छोड़ दो। तो एक बड़ा घटिया किस्म की मानसिकता मुझे लगता है कि जो राष्ट्रीय महिला आयोग है उसको कोई ना कोई गाइडलाइन लेके आनी चाहिए कि भाई आप 18 साल से कम उम्र की बच्चियों का चित्रण ऐसे नहीं कर सकते। हालाँकि इंडिया में एक्ट भी है, कानून भी है, नाबालिगों को के जो रिप्रेजेंटेशन को लेकर एक पूरा कानून है और उसमें 7 साल तक की भी सज़ा है। तो मैं बताऊँ, तो इसमें मेरे को लगता है कि अगर बादशाह कोई सेटिंग नहीं बैठा पाए तो लंबा जेल के अंदर भी जा सकता जी। और इसी के साथ प्रोग्राम का समय यहाँ समाप्त होता है। आप जुड़ी जानकारियाँ साझा की, बहुत-बहुत धन्यवाद। है। धन्यवाद गुरप्रीत।